Hello everyone. Welcome back to my channel Psycho Learning World. I am Mrs. Ankita Srivastav with you all. आज हम साइकोलॉजी क्लास 11th का चैप्टर 2 मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी बिगिन करने वाले हैं. ये पार्ट 1 है अभी और हमने चैप्टर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी. ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिनके पास साइकोलॉजी है और ना ही बस 11th क्लास में बट 12th में और अदर लेवल्स पे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, पीएचडी लेवल, हर लेवल पे आपको ये काम आने वाला है क्योंकि ये बेस है. हमें पता चलता है कि साइकोलॉजी हमने पढ़ा था, राइट. वी स्टडीड अबाउट व्हाट इज़ साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी इज़ formally a science that studies mental processes, behavior and experiences. ये तो हमें पता चल गया कि साइकोलॉजी ये चीज़ें स्टडी करता है, बट कैसे स्टडी करता है? ये एक्सपीरियंसेस, मेंटल प्रोसेसेस और बिहेवियर्स को स्टडी करने का कोई तो तरीके होंगे. तो वो कौन से तरीके हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ऑल राइट, सो बिफोर आई बिगिन आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू डू नॉट फॉरगेट टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. ओके, तो आज हम देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. तो आज हम बेसिकली गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी कि हम क्या एम लेकर चल रहे हैं, हम क्या पर्पस है हमारा इन मेथड्स को अप्लाई करके, हमें क्या क्या पता चलेगा, इसका भी कोई पर्पस होगा. ठीक, तो हम पहले गोल्स जान लेते हैं कि ये जो हम इंक्वायरी करते हैं तो हम क्यों कर रहे हैं. ओके, इससे हमें क्या फ़ायदे होने वाले हैं. स्टेप्स क्या होते हैं इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च. साइंटिफिक रिसर्च इज़ ऑलवेज सिस्टमैटिक इन नेचर, इट इज़ अ स्टेप वाइज प्रोसेस. ओके, सो अब कौन कौन से स्टेप्स हैं वील कम टू नो अबाउट इट कि हम कोई भी साइंटिफिक रिसर्च जब करने जा रहे होते हैं तो हमें कौन कौन से स्टेप्स का ध्यान रखना होता है. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा. जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं अपनी हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए, वेरीफाई कराने के लिए, तो वो डेटा का नेचर कैसा होता है. ओके, कौन कौन से तरीके के डेटास कलेक्ट किए जाते हैं टू स्टडी इंडिविजुअल्स बिहेवियर. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी. तो गोल्स पे हम आते हैं तो सबसे पहले वील सी कि गोल्स कौन कौन से हैं. डिस्क्रिप्शन, प्रिडिक्शन, एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल एंड एप्लीकेशन. ये आपके 5 तरह के गोल्स हैं, पर्पस है. जो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी हम करते हैं वो हम क्यों कर रहे हैं और ये हमें पता चलता है. सो वील गो थ्रू इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्क्रिप्शन इज बेसिकली to describe a behavior or phenomena as accurately as possible. Okay, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्क्राइब करना. सबसे पहले एक साइकोलॉजिस्ट का क्या काम होता है कि वो किसी भी बिहेवियर को डिस्क्राइब करे कि हाउ इज़ दैट बिहेवियर डिफरेंट फ्रॉम अदर बिहेवियर. वी नीड टू रिकॉर्ड दैट बिहेवियर टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी है कि हम कोई भी बिहेवियर अगर हम देख रहे हैं तो हम उसे डिस्क्राइब कर सकें. और वो हम तभी कर पाएंगे जब हमने उसको रिकॉर्ड किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा क्लोजली, तभी हम बता पाएंगे कि वो ऐसे ऐसे बिहेव कर रहा था. ठीक. प्रिडिक्शन, जब हम डिस्क्राइब कर लेते हैं तो हमारे लिए प्रिडिक्ट करना आसान हो जाता है. जब हम समझा ले गए, अंडरस्टैंड कर लिया हमने किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो अब आगे किस तरह बिहेव करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे डिस्क्राइब करें इंडिविजुअल, अ स्टूडेंट इज़ डिवोटिंग मोर टाइम टू स्टडी साइकोलॉजी. ओके, मैंने एक बच्चे को ऑब्जर्व किया और मैंने क्या देखा, मैंने क्या डिस्क्राइब किया कि वो ज़्यादातर साइकोलॉजी की बुक लेकर के बैठता है और उसके पेजेस को टर्न ओवर करता रहता है, उसको रीड आउट करता रहता है, समझने की कोशिश करता है. ओके, अगर मैंने ये चीज़ डिस्क्राइब कर ली, उसका ये बिहेवियर डिस्क्राइब कर लिया कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स द चाइल्ड इज़ बिजी इन स्टडिंग साइकोलॉजी, आई विल बी एबल टू प्रिडिक्ट. ओके, कि अब वो बच्चा और क्या कर सकता है. टू एक्नॉलेज द रिलेशनशिप ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर विद अदर टाइप्स ऑफ बिहेवियर, इवेंट्स और फेनोमेना. एग्जैक्टली, इसमें क्या होता है, जब मैंने डिस्क्राइब कर लिया, आई विल बी एबल टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ दैट इंडिविजुअल, दैट द चाइल्ड इज मोर इंटरेस्टेड टू स्टडी साइकोलॉजी एंड probably when the child will pass out the intersection, the chances are that he or she will opt psychology as one of the subjects at graduation level or इन अदर फील्ड्स. ओके, तो ये मेरा एक उसको लेकर के एक प्रिडिक्शन हुआ. ओके,
नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन। जब हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, प्रिडिक्ट कर लेते हैं, तो क्या आता है फिर? एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन इज बेसिकली टू इस्टेब्लिश कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये आप जान लीजिए, एक्सप्लेनेशन का क्या मतलब होता है? कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना। कॉज इफेक्ट मीन्स वो डिटर्मिनेंट्स, वो फैक्टर्स बताना, एक्सप्लेन करना जो वो बिहेवियर को लीड कर रहे हों, जिसकी वजह से वो बिहेवियर अकर हो रहा हो। ठीक, कॉज इफेक्ट बताना कि क्या रीज़न है। कॉज का मतलब क्या हुआ? क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो बच्चा इतना साइकोलॉजी को पढ़ रहा है, साइकोलॉजी की नोटबुक्स उठा के रीड कर रहा है, उसके बारे में नॉलेज ले रहा है। तो एक्सप्लेन करना, बिकॉज द चाइल्ड इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग साइकोलॉजी एंड ही वांट्स टू ऑप्ट दैट सब्जेक्ट इन हिज करियर, ओके, फॉर हिज प्रोफेशनल लाइफ। तो इस वजह से वो बच्चा साइकोलॉजी को पे फोकस कर रहा है। तो मैंने क्या किया? एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर दिया बिटवीन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स दो होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, सो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लाइक the child is devoting time for his studies, okay, it will be dependent upon the hours the child is giving in studying psychology, okay। जितना टाइम बच्चा अपनी साइकोलॉजी की पढ़ाई को देगा उतना बेहतर वो रिजल्ट लेकर के आएगा। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप मैंने इस्टेब्लिश किया टू वेरिएबल्स के बीच में, कि एक हो गया आपका साइकोलॉजी को टाइम डिवोट करना और एक हो गया गुड रिजल्ट लेकर के आना। तो गुड रिजल्ट क्या हुआ? डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। गुड रिजल्ट किस पे डिपेंडेंट है? टाइम डिवोटेड इन स्टडिंग साइकोलॉजी, ओके। जितना टाइम वो डिवोट करेगा इसको स्टडी करने में, इसकी नॉलेज लेने में सब्जेक्ट की, उतना बेहतर रिजल्ट वो बच्चा लेकर के आएगा। सो हेयर वी एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड वी टेल अबाउट द कॉज इफेक्ट, ओके। कि कोई भी बच्चा अगर उसका हम देख रहे हैं कि कॉज का मतलब रीज़न क्या है वो इतना पढ़ रहा है, उसका हम इफेक्ट क्या देख सकते हैं कि वो ज़्यादातर टाइम डिवोट कर रहा है उस सब्जेक्ट को, और रीज़न क्या है, कॉज क्या है, बिकॉज ही वांट्स टू स्कोर गुड मार्क्स और गेट गुड रिजल्ट्स इन दैट सब्जेक्ट, ओके। नेक्स्ट इज कंट्रोल। व्हेन वी कम टू नो कि when we are able to describe the behavior, predict the behavior and explain the behavior, but obvious है हमको जब ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि वो बच्चा इस तरह से बिहेव कर रहा है अपनी स्टडीज़ को लेकर के, और हमने प्रिडिक्ट कर लिया, एक्सप्लेन कर लिया, वहीं हम कंट्रोल कर सकते हैं। और हम वहीं पे हमें पता चल सकता है, साइकोलॉजिस्ट कैन एक्नॉलेज दैट वेयर इज़ दैट चाइल्ड लैकिंग, वो कहाँ पे लैक कर रहा है और उसको कौन से अपना बिहेवियर को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, कौन सी स्टडी हैबिट्स में इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, कौन से अपने स्टडी हैबिट्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जिससे वो बेटर एफिशिएंटली उसको पढ़ सके और अपना बेहतर रिजल्ट ला सके। तो हम यहाँ पे गाइड कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं उसके बिहेवियर को, और हम बता सकते हैं कि हाउ दैट द बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड और चेंज्ड, ओके। जो उसके डिटर्मिनेंट्स हैं, एंटीसीडेंट कंडीशंस का मतलब क्या होता है? एंटीसीडेंट मीन्स द कंडीशंस और द फैक्टर्स, ओके, कंडीशंस और द फैक्टर्स दैट लीड टू अ पर्टिकुलर बिहेवियर। तो हम बता सकते हैं कि कौन सी कंडीशंस हैं जो उसको गोल अचीव करने में उसको हर्डल क्रिएट कर रही है, और वो कैसे अपना बिहेवियर मॉडिफाई कर सकता है और बेटर रिजल्ट ला सकता है, ओके। कहाँ वो लैक कर रहा है, यहाँ पे उसको गाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट कम्स एप्लीकेशन, ओके। जब हमने डिस्क्राइब कर लिया, प्रिडिक्ट कर लिया, एक्सप्लेन कर लिया, कंट्रोल कर लिया, तो हम अपनी रिसर्च को, जो हमने रिसर्च करी है स्टडी हैबिट पे, एक इंडिविजुअल की स्टडी हैबिट ऑफ द चाइल्ड इज़ डिवोटिंग मोर टाइम स्टडिंग साइकोलॉजी, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी इस रिसर्च को। और ये एक ही पे नहीं होता है, ओके, इट इज़ डन ऑन मैनी इंडिविजुअल्स, सो दैट अ ग्रुप ऑफ सैम्पल्स, सो दैट वी कैन अटेन अ गुड स्टैंडर्डाइज्ड डेटा, ओके। जब हम अप्लाई करते हैं फिर एप्लीकेशन आता है। एप्लीकेशन मीन्स वी कैन अप्लाई आवर रिसर्च। अगर हमारी हाइपोथेसिस प्रूफ होती है, हम
अपनी रिसर्च को प्रूव कर पाते हैं, वेरीफाई कर पाते हैं, तो हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? अगर हम उसे अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन में डालेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में डालेंगे, तो उससे क्या होगा? इट विल ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ द पीपल एंड कंस्ट्रक्ट न्यू थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स फॉर फर्दर रिसर्च। यस, एक तो सबसे पहली बात यह है कि जब हमने किसी का बिहेवियर डिस्क्राइब कर दिया, उसे प्रिडिक्ट करके बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, उसे ये भी बता दिया कि आप कैसे इसे कंट्रोल कर सकते हो, कैसे और बेहतर कर सकते हो, और कौन से अपने एम्स और पर्पसेस को आप मॉडिफाई कर सकते हो, तो वहीं हम उसे ये भी बता सकते हैं कि उसका बेहतर एप्लीकेशन बता सकते हैं उसके बिहेवियर का, कि कहाँ वो अपने इस बिहेवियर को अप्लाई करके ज़्यादा बेटर अचीवमेंट पा सकता है, कहाँ ज़्यादा उसे सक्सेस मिल सकती है। तो क्या होगा, एक इंडिविजुअल की लाइफ में एक तो पॉजिटिव चेंज आएगा, एक ग्रोथ आएगी, एक बेटर डेवलपमेंट आएगा, ही विल बी एबल टू पुट अप हिज बिहेवियर मोर एफिशिएंटली, अपने पोटेंशियल को बाहर ला पाएगा, और वहीं जो रिसर्चर है उसे मदद मिलेगी कि वो न्यू थ्योरीज और प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश कर सके, ओके, उस अपनी फील्ड ऑफ स्टडी में। Okay, so these were the goals of psychological inquiry: description, prediction, explanation, control, and application. Next comes, what are the steps in conducting scientific research? तो scientific method मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है, इट इज़ ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक एंड टेस्टेबल है नेचर में। ओके, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो इंडिविजुअल, फॉर एग्जाम्पल यू एंड योर फ्रेंड आर मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ टेबल, तो दोनों का एक टेबल जो सामने आपके ड्राइंग रूम में है, ओके, डाइनिंग टेबल जो भी है फॉर एग्जाम्पल, सो इफ़ यू आर मेजरिंग द लेंथ, तो दोनों की आंसर, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका फ्रेंड बोले कि नहीं ये इतनी लेंथ का है और आप कोई और उसका आंसर दो। नो, बोथ शुड रीच एट द सेम कंक्लूजन, दैट इज़ ऑब्जेक्टिविटी। कि साइंटिफिक रिसर्च जितनी भी होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है, चाहे मैं उसको स्टडी कर रही हूँ, चाहे आप उसे स्टडी कर रहे हो, वी बोथ शुड रीच टू द सेम कंक्लूजन, ओके। Next is systematic. Scientific researches are systematic in nature. It is a step-wise procedure. ऐसा नहीं होता कि हमने पहले कुछ कर लिया, बाद में कुछ कर लिया, फिर कुछ कर लिया और रिजल्ट निकाल के दे दिया. No, it is a step-wise procedure and we'll come to know the steps. And testable. Testable means हमने उसे objectively, systematic तरीके से अपना रिसर्च डेटा कलेक्ट किया और फिर हमने उसे टेस्ट किया. ओके, इट कैन बी टेस्टेड थ्रू स्टैटिस्टिकल measures and procedures, okay, and the result should be also standardized, okay. ऐसा नहीं है कि बस मैं ही टेस्ट कर सकती हूँ, जो और भी रिसर्चर्स आते हैं वो लोग भी उसको टेस्ट कर सकते हैं, ओके. सो व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च हम देख लें. फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट नंबर 1, we select a topic, we conceptualize a topic, okay. Number 2 is कलेक्टिंग डेटा, फिर हम डेटा कलेक्ट करते हैं उस टॉपिक पे जो हमने टॉपिक डिसाइड किया होता है, उसी के बेसिस पे हम अपना डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं. जब हमने डेटा कलेक्ट कर लिया होता है तो हम थर्ड स्टेप क्या होता है हमारा, कंक्लूजन ड्रॉ करना, कि हमें अपने डेटा से क्या कंक्लूजन मिला, क्या एनालिसिस हमने किया, क्या इंटरप्रिटेशन किया और हमें क्या कंक्लूजन मिला. उसके बाद रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन्स. अगर हमारा कंक्लूजन हमारी हाइपोथेसिस के विरुद्ध जा रहा है, इट इज़ नॉट प्रूविंग आवर हाइपोथेसिस, देन अगेन व्हाट डज द रिसर्चर डू, ही अगेन गोज थ्रू द सेम प्रोसीजर. वो फिर से पूरा प्रोसीजर फॉलो करता है, वो फिर से एक टॉपिक सेलेक्ट करता है, रिवाइज करता है कहाँ पे वो लैक हो गया था और उसको फिर से सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है. तो सबसे पहले अगर हम देखें नंबर 1 पे कौन सा है आपका, सेलेक्टिंग अ टॉपिक मीन्स कंसेप्चुलाइजिंग अ प्रॉब्लम. अब साइकोलॉजी जो है एक वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स को स्टडी करती है. बस ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है कोई प्रॉब्लम को स्टडी करने का. एक बहुत वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स अवेलेबल हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने में हमें हेल्प करते हैं. तो सबसे पहले सबसे बड़ा काम क्या होता है रिसर्चर का, टू सेलेक्ट द टॉपिक, टू सेलेक्ट द प्रॉब्लम ही वांट्स टू स्टडी, ही और शी वांट्स टू स्टडी. उसका पहले टॉपिक सेलेक्ट करना, ठीक. अब प्रॉब्लम्स भी कई तरह की हो सकती हैं. पर्सनल लेवल पे हो सकती है कि हम अपना ही बिहेवियर समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ, ओके. अगर हम पर्सनल लेवल पे देखें तो हम बस अपना बिहेवियर समझना चाहते हैं कि हम जब हैप्पी होते हैं तो हम कैसे बिहेव करते हैं, जब हम सैड होते हैं तो हाउ डू आई बिहेव, ओके. सो ये हो गया एक अपना पर्सनल लेवल पे
अपने आप को लेकर के एक टॉपिक हमने अपनी, मेरी प्रॉब्लम ये है कि जब मैं सैड होती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हूँ एंड आई एम अनएबल टू कम आउट ऑफ इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो मैंने एक टॉपिक अपना सेलेक्ट कर लिया पर्सनल लेवल पे। ओके और कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं? अंडरस्टैंडिंग अदर्स, ओके, इंडिविजुअल बिहेवियर, दूसरों को समझना कि दूसरे कैसा बिहेव करते हैं जब वो लोग अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं या अपनी फैमिलीज़ के साथ होते हैं, हाउ देयर बिहेवियर इज़ डिफरेंट, ओके, वाई डू दे बिहेव डिफरेंटली व्हेन दे आर विद फ्रेंड्स एंड व्हेन दे आर विद देयर फैमिली मेम्बर्स, वाई इज़ इट सो। ये दूसरा हो गया कि हम दूसरों को समझना चाहते हैं, ओके। और अगर हम देखें और कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं कि ग्रुप का क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है इंडिविजुअल बिहेवियर पे, हाउ डज अ ग्रुप इन्फ्लुएंसेस द इंडिविजुअल बिहेवियर, ओके। एक इंडिविजुअल है जिसने रेस में पार्टिसिपेट किया हुआ है और वहाँ पे उसके पेरेंट्स और उसके फ्रेंड्स वहाँ पे हैं जो उसको चीयर कर रहे हैं, क्या वो उसका बिहेवियर इन्फ्लुएंस कर पाएंगे? क्या उसको मोटिवेशन मिलेगा बेटर परफॉर्म करने का कि पुअरली परफॉर्म करने का? ठीक, तो ये हो गया एक ग्रुप का कैसे इन्फ्लुएंस पड़ता है एक इंडिविजुअल पे, ओके। वहीं हम देखते हैं कि जब बहुत से लोग जब ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो उन लोगों का रिस्क टेकिंग बिहेवियर बढ़ जाता है, रिस्क लेने की क्षमता उन लोगों की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। क्यों? ज़्यादातर अगर हम देखें कि उन लोगों को लगता है अरे अगर कोई भी रिस्क होगा तो वो हम सब पे आएगा, इंडिविजुअली मेरे पे नहीं आएगा, इसलिए रिस्क टेकिंग बिहेवियर बढ़ जाता है। तो क्यों बढ़ जाता है इसको स्टडी करना। हाउ वी कैन ऑल्सो स्टडी बिहेवियर एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी है जो बेहतर परफॉर्म कर रही है इन कंपैरिजन टू अदर कंपनी, तो क्यों ऐसा हो रहा है? इसका मतलब दोनों एम्प्लॉयज़ की वर्किंग कंडीशंस डिफरेंट है, एम्प्लॉयर का एम ऑब्जेक्टिव्स अलग है कंपनी के, ओके, जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उन लोग के बिहेवियर को, उनके पोटेंशियल को, जिसकी वजह से एक कंपनी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आउटपुट लेकर के आ रही है और दूसरी कंपनी इतना बेहतर नहीं कर पा रही है। तो सेलेक्टिंग द प्रॉब्लम मीन्स कंसेप्चुलाइजिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्टडी इज वन ऑफ द मेन initial steps that we have to take in the scientific research, okay। इसी में क्या होता है, हम हाइपोथेसिस ड्रॉ करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को लेकर के हाइपोथेसिस हम ड्रॉ कर लेते हैं। हाइपोथेसिस क्या होती है? इट इज़ अ आंसर टू द टेंटेटिव आंसर टू द प्रॉब्लम। एक हम अपनी प्रॉब्लम को लेकर के एक टेंटेटिव आंसर निकाल लेते हैं, ओके। इट इज़ अ टेंटेटिव आंसर टू द प्रॉब्लम। लाइक हमने अपनी प्रॉब्लम ली कि जो बच्चे ज़्यादा टाइम अपनी स्टडीज़ में डिवोट करते हैं दे गेट गुड रिजल्ट्स, ओके। ये मेरी हाइपोथेसिस है, द चाइल्ड हु डिवोट्स मोर टाइम इन हिज स्टडीज गेट गुड रिजल्ट्स। एक और हाइपोथेसिस फॉर एग्जांपल मैंने प्रपोज करी कि अ चाइल्ड हु watches more films that are action oriented, his or her behavior is more aggressive, okay। ये एक दो हाइपोथेसिस के मैं एग्जांपल्स बता रही हूँ कि मैंने इस टॉपिक पे, अगर मैंने कोई टॉपिक लिया है तो मैंने जो है ऐसे हाइपोथेसिस फ्रेम कर ली, ओके। और हाइपोथेसिस फ्रेम करके अब मैं क्या करूँगी, उसका एक टेंटेटिव आंसर भी मैंने दे दिया है, एक टेम्परेरी आंसर भी दे दिया है। अब मुझे प्रूफ करना है अपना डेटा कलेक्ट करके, कंक्लूजन ड्रॉ करके कि मेरी हाइपोथेसिस करेक्ट है कि नहीं है। ऑल राइट, सो ये टॉपिक सेलेक्ट करना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बस फॉर एग्जांपल स्टडी का ही रिलेटेड अगर टॉपिक है कि द चाइल्ड हु गिव्स मोर टाइम टू हिज स्टडीज़ गेट्स गुड रिजल्ट्स, अचीव मोर गुड रिजल्ट्स, तो अगर यही टॉपिक अगर मुझे लेना है तो सबसे पहले तो रिसर्चर को डिसाइड करना पड़ता है कि उसको किसी की स्टडी हैबिट पढ़नी है, एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट्स की उसको स्टडी हैबिट को पढ़ना है। और स्टडी हैबिट्स भी डिपेंड करता है कि उसको क्लास के बच्चे का स्टडी हैबिट्स को रिसर्च करना है कि जो घर पे टाइम देता है उसको रिसर्च करना है, कि दोनों को करना है, एंड हाउ ही विल बी एबल टू फॉलो दैट, ओके। तो हमें बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम से एक नैरो पर्सपेक्टिव पे आना पड़ता है एक पर्टिकुलर टॉपिक को डिसाइड करने के लिए। नेक्स्ट हो जाता है हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा हमारा बेसिकली डेवलप्स, और हमें सबसे पहले एक रिसर्च डिज़ाइन, एक ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ता है कि हम जो अपना डेटा कलेक्ट करेंगे अपनी प्रॉब्लम पे, जो भी टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो हम किस किस तरह करेंगे। उसमें 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। फर्स्ट इज़ द पार्टिसिपेंट्स। आप पार्टिसिपेंट्स कौन से लेना चाहते हो अपनी स्टडी के लिए, अपने रिसर्च वर्क के लिए? अब वो पार्टिसिपेंट्स कोई भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स, यूथ, ओल्ड एज, कुछ भी हो सकता है, टीचर्स, एम्प्लॉयर्स, एनीवन, ओके। नेक्स्ट इज आप कौन से मेथड्स अडॉप्ट करोगे। अभी हम मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी कौन कौन से हैं? दैट कैन बी ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, केस स्टडी मेथड, कोरिलेशन मेथड, सर्वे मेथड, या मेनी मेथड्स, ओके।
उसके बाद टूल्स कौन से आपको अपनाने हैं, अगर कोई भी मेथड है उससे एसोसिएटेड कुछ टूल्स होते हैं जिनको आप इम्प्लीमेंट करोगे, जिससे आपको डेटा मिलेगा, जो आपको डेटा कलेक्ट करने में मदद करेगा. लाइक इट कैन बी इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन मेथड, क्वेश्चनेयर्स, ओके, विच कैन हेल्प यू, विच आर रिलेटेड टू योर टॉपिक ऑफ स्टडी ऑफ रिसर्च, ओके. तो विच विल हेल्प यू टू कलेक्ट द डेटा. नेक्स्ट इज प्रोसीजर. प्रोसीजर क्या हुआ, रिसर्चर को डिसाइड करना होता है कि वो जो भी टूल्स हैं वो उनको इंडिविजुअल पे एडमिनिस्टर करेगा कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पे एक साथ एडमिनिस्टर करेगा, एक एक करके एक इंडिविजुअल पे एडमिनिस्टर होगा वो टूल, या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पे एक साथ होगा. सो दीज आर द 4 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा, कि हमें पार्टिसिपेंट्स, मेथड, टूल्स और प्रोसीजर, ये 4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. ओके. नेक्स्ट इज, जब हमारे पास डेटा कलेक्ट हो गया तो अब हम आते हैं ड्राइंग कंक्लूजन्स पे. ड्राइंग कंक्लूजन्स मीन्स अपना डेटा को एनालाइज करना. और डेटा कैसे एनालाइज होगा, स्टैटिस्टिक्स से होगा. ओके. स्टैटिस्टिक्स मतलब ग्राफ, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, ये सारे मेजर्स को अपना सकते हैं अपने डेटा को एनालाइज और इंटरप्रेट करने के लिए. अब हमें पता चल जाता है कि हमारा डेटा जो हमने एनालाइज किया, जो इंटरप्रेट किया, जो हमें रिजल्ट मिला यहाँ पे, क्या उसने हमारी हाइपोथेसिस को प्रूव किया कि नहीं. पर्पस क्या हुआ हमारा फाइनली, कि हमारी हाइपोथेसिस प्रूफ हुई कि नहीं. हाइपोथेसिस हमने यहाँ पे बना दी थी, है ना. उसके बाद हमने कलेक्शन ऑफ डेटा में 4 चीज़ों का ध्यान रखा, पार्टिसिपेंट्स का, मेथड का, टूल्स का और प्रोसीजर का. ठीक. तो इन 4 चीज़ों का हमने ध्यान रखा और हमें कंक्लूजन मिला. कंक्लूजन किसके बेसिस पे मिला, स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे मिला. ओके. अब हम देखेंगे कि अगर हमारी प्रूफ हो गई हाइपोथेसिस तो वेल एंड गुड. ओके. अगर नहीं हुई तो हमें फिर से रिवाइज करना पड़ता है, अपना पूरा रिसर्च डिज़ाइन को हमें रिवाइज करना पड़ेगा, एंड वील हैव टू फॉलो द सेम steps. So these were the steps in conducting scientific research. Next comes nature of psychological data. अब हम यहाँ पे हमने आपको बताया था कलेक्शन ऑफ डेटा हम करते हैं नंबर 2 स्टेप पे, राइट. अब जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसका नेचर कैसा होता है, वो किस किस तरह के डेटास को कलेक्ट किया जाता है. तो हम देख लें 4 तरह के डेटाज हैं जिनको मेनली फोकस किया जाता है, जिसको कलेक्ट किया जाता है, जिससे हमें काफ़ी इंक्वायरी मिल जाती है अबाउट द इंडिविजुअल और द ग्रुप. और वो क्या है, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, फिजिकल इंफॉर्मेशन, फिजियोलॉजिकल डेटा एंड साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. तो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो बेसिकली पर्सनल होती है, यहाँ पे लिखा भी है. इट इज़ पर्सनल इन नेचर. पर्सनल मीन्स एक इंडिविजुअल का नेम, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, नंबर ऑफ सिबलिंग्स इन द फैमिली. ओके. जो हमें एक बेसिक नॉलेज मिल जाए उनके बारे में कि उनकी फैमिली इनकम क्या है, ये सब होता है आपका एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन. ओके. एक इंडिविजुअल की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, दैट इज डेमोग्राफिक information. Next comes physical information. Physical it includes ecological conditions. मतलब ecological मतलब environment से related है. Okay? environment से related है कि एक इंडिविजुअल जो है उसकी रहनी हाउस होल्ड कंडीशंस कैसी हैं, कितने रूम के घरों में रहता है, ट्रांसपोर्टेशन कंडीशंस कैसी हैं, वो कैसे ट्रांसपोर्ट को यूज़ करता है. ओके. हिली एरिया में रहता है कि डेजर्ट में रहता है कि फॉरेस्ट में रहता है कि प्लेन्स में रहता है. क्लाइमेटिकल कंडीशंस कैसी हैं जो उसके बिहेवियर को अफेक्ट कर रही हो. ओके. सो दीज आर ऑल द फिजिकल इंफॉर्मेशन. उसका नेबरहुड कैसा है, गली में रहता है, सड़क पर रहता है, ये सारी चीज़ें उसके फिजिकल इकोलॉजिकल डेटा को कलेक्ट करती हैं. ओके. दैट इज फिजिकल इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल. फिजियोलॉजिकल आपको नाम से पता चल रहा होगा, मीन्स बायोलॉजिकल डेटा. एक इंडिविजुअल की हाइट, वेट, ओके, उसकी स्किन गैल्वेनिक रिस्पॉन्स, वो कितनी जल्दी उसकी स्किन उसकी रिस्पॉन्सिव है, और उसके सेंसेस कैसे वर्क कर रहे हैं, स्लीपिंग पैटर्न क्या है उसका, ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं. उसकी बेसिकली हार्ट रेट, बीपी, ओके, ये सारी चीज़ों को मेजर करना, इससे भी हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाती है इंडिविजुअल के बिहेवियर्स के बारे में. Okay. Next is psychological information. It includes mental, emotional and intellectual
कंडीशंस ऑफ द इंडिविजुअल, कि उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है, कोई डिसऑर्डर्स वगैरह तो नहीं है, साइकोलॉजिकल, इमोशनली वो कैसा है, इमोशनली वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाता है कि नहीं कर पाता है, ज़्यादा एंग्शियस हो जाता है, ज़्यादा सैड हो जाता है, या एकदम से हैप्पी एकदम से सैड हो जाता है। ओके, सो हैलुसिनेशंस होते हैं कि नहीं होते, इल्यूजन्स आते हैं कि नहीं आते हैं। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल कंडीशंस कैसी हैं, उसका IQ लेवल कितना है, जीनियस है कि नहीं है, मॉडरेट है, MR है। ओके, so these are all the this is all the basic data that is collected about an individual to inquire about his psychological problems he is facing, he or she is facing, so that the researcher can give a appropriate guidance, treatment to its solution, to his or her problem, by diagnosing the problem. Okay, so these are the basic this is the basic nature of psychological data. तो आज हमने आपसे 3 चीज़ें हमने डिस्कस करी। पहली थी गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, देन स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च, and then nature of psychological data. So I hope you all like this video. If yes, then please do not forget to like, share and subscribe the channel. Thank you for watching.